हेलो, मैं महादेव स्टडी विलेज से अनिश कुमार आप सभी के बीच में भौतिकी पाठ क्लास 9 का भौतिकी पाठ लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें पहला पाठ जो है मापन मेजरमेंट, इसका वीडियो 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक की विभिन्न प्रणालियां, है ना। तो हमारे पास में क्या है, विभिन्न प्रणालियों में मात्रक को कैसे दर्शाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि आधारी मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। इसके अलावे भी हमारे पास में अन्य और मात्रक की प्रणालियां हैं जिनको आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, यानी कि FPS प्रणाली। इसको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम, है ना जी। तो यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। ब्रिटिश प्रणाली होने का मतलब क्या है? ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेज, जहां इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की बात हो रही है। यानी कि इसका जन्म जो है वो ब्रिटेन में हुआ है, यानी कि इसको ब्रिटेन में बनाया गया है। ठीक है। इस ब्रिटेन में लंबाई के लिए फुट का इस्तेमाल किया गया, द्रव्यमान के लिए पाउंड का इस्तेमाल किया गया और समय के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए हम लोग इसे संक्षेप में FP और FPS कहते हैं। अगला जो है मात्रक हमारे पास में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, तो सेंटीमीटर का C, ग्राम का G और सेकंड का S। जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, जब संक्षेप में करते हैं तो CGS, यानी कि CGS प्रणाली कहते हैं इसको। ठीक है। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। फ्रांसीसी प्रणाली का मतलब क्या? यह भी एक यूरोप का देश है जो फ्रांस है, यानी कि फ्रांस में इस प्रणाली को बनाया गया। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में CGS कहते हैं। हमारे पास जो प्रणाली है वह है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, यानी कि मीटर का M, किलोग्राम का K और सेकंड का S। तो इसको जब शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं तो MKS, यानी कि MKS सिस्टम इसको बोलते हैं। यह भी एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इसमें लंबाई को L में, लंबाई L को मीटर में, द्रव्यमान M को kg में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारे पास चौथा जो विभिन्न प्रणाली में है वो है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। यह भी एक फ्रांसीसी प्रणाली है। यह प्रणाली MKS यानी कि मीटर, kg और सेकंड, MKS का संशोधित रूप है। इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है प्रोफेसर गियोर्गी ने दिया था और यह प्रस्ताव 1901 में उन्होंने दिया था, लेकिन यह उनका प्रस्ताव जो है वो 1971 ईस्वी में प्रभावी हुआ, यानी कि 70 साल बाद। सोचिए जरा, अगर ये 70 साल पहले हो गया होता तो कुछ और भी होता है। इसे एसआई प्रणाली भी कहते हैं। अब एसआई प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि आधारी मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो ये आधारी मात्रक जो है हमारे 7 हैं। इन्हीं को एसआई पद्धति में जब हम लिखते हैं तो 7 में से पहला जो है मूल मात्रक है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठा विद्युत धारा और सातवां जो है वो पदार्थ का द्रव्यमान। तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, इसे M से संकेतबद्ध करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इसे kg से संकेतबद्ध करते हैं। समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, इसे S से सूचित करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसे K से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जिसे CD से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से सूचित करते हैं। तथा पदार्थ का द्रव्यमान जिसका ऐसा ही मात्रक मोल होता है, इसे M या MOL से सूचित करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम इन मूल मात्रकों को जब सूचीबद्ध कर रहे हैं, संकेतबद्ध कर रहे हैं, तब आप देख रहे होंगे कहीं पर बड़ा छोटा M, कहीं पर छोटा M, कहीं पर बड़ा K और छोटा G है, कहीं पर बड़ा S है, कहीं पर C बड़ा है और D छोटा है, या कैपिटल M बड़ा M लिखा गया है और जो मोल MOL लिखा गया तो सभी को छोटा लिख दिया गया। तो अब हमारे मन में एक प्रश्न ये भी बनता है कि क्या मूल राशियों को जब संकेतबद्ध करते हैं, यानी कि जब इन्हें लिखना होता है, तो क्या लिखने का कुछ नियम भी है क्या? तो हाँ, आइए आगे देखते हैं हम लोग इन नियम को। ईसाई मात्रक को लिखने की विधियां, यानी कि ईसाई मात्रक को जब हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इस पर बात कर रहे हैं हम लोग।
तो एसआई मात्रक को लिखने के लिए सबसे पहले हमें पूरा शब्द या एसआई मात्रक के जो कुछ सूचीबद्ध किए गए हैं कि आप मीटर को एम से लिखेंगे, सेकंड को एस से लिखेंगे, उन सब संकेताक्षर में, संकेताक्षर संकेत प्लस अक्षर जिससे उसको सूचित किया गया है उसमें लिखते हैं। जैसे मीटर के लिए एम, केजी के लिए किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस या एसईसी, न्यूटन के लिए एन इत्यादि लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में मात्रक अंग्रेजी में पूरा पूरा लिखते हैं। जब मात्रक को हम लोग पूरा पूरा लिखते हैं तब कैपिटल लेटर ए बी सी यानी कि बड़े अक्षर का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। समझ में आया क्या? मात्रक को जब पूरा लिखना हो, जैसे 5 जूल, JOUL जूल है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है ना, तो जूल को लिखना है तो हम सभी जितने भी हमारे यहाँ लेटर्स हैं JOULE है ना, इन सभी को जो है स्मॉल लेटर में यानी कि छोटे अक्षर में लिखेंगे। बड़े लेटर में आपने लिखना चालू किया, गलत है। 5 न्यूटन, 5 न्यूटन में NEWTON है, तो न्यूटन में अब ऐसा नहीं कि एन बड़ा लिख दिए और EWTON को छोटा छोटा करके लिख दिया, तो वो लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। वैसे ही 6 वाट, 6 वाट को लिखेंगे तो WATT वाट है ना जी, तो वाट को हमने पूरा लिखा है, तो वाट को जब पूरा लिखा है तो स्मॉल W, A स्मॉल और T भी क्या है स्मॉल लेटर में, ओके इत्यादि। नंबर 3 पर आता है कि जब मात्रक किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो, जैसे मान लेते हैं कोई वैज्ञानिक है और उसके नाम से जुड़ा हुआ मात्रक है ना, तो उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर लिखते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यदि हमें पूरा नाम लिखना है तो छोटा n EW आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ हम लोग को संकेतबद्ध करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल N का प्रयोग करेंगे। अब अगर हमें जूल के मात्रक, तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, तो जूल लिखना है तो JOU पूरा नहीं लिखेंगे। देखिए अभी आप लोगों ने देखा है JOULE छोटा में। यदि हम लोग को संकेतबद्ध करना है सिर्फ तो हम लोग कैपिटल J का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया क्या? उसके बाद में आता है कि संकेताक्षरों को अंग्रेजी के बहुवचन में कभी नहीं लिखते हैं। जैसे सपोज करते हैं दूरी का ऐसा ही मतलब मीटर में है, मीटर। तो अब यहां पर देखेंगे हम तो 6 मीटर को हम लोग क्या करेंगे 6, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 बहुवचन में है तो हम लोग क्या करेंगे मीटर में एस लगा देंगे, है ना। 6 न्यूटन लिखना है हमें तो 6 न्यूटन का एन ना लिख करके NS लगा देंगे, प्लूरल फॉर्म लगा देंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। यानी कि हम कभी भी इसको प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन के रूप में कभी नहीं लिखते हैं। जब लिखेंगे तो हम लोग इसको सिंगुलर में लिखेंगे यानी कि 6N के रूप में लिखेंगे। समझ में सभी को? जब हम आगे आते हैं तो संकेताक्षर लिखने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिख दिया 6 और न्यूटन, तो 6 न्यूटन लिख करके यहाँ पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर लिया, ये गलत हो जाएगा साहब। यानी कि यहाँ पर जो आप लिख रहे हो, जो जिस सेंटेंस का आप यूज कर रहे हैं, आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहीं पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये लिखने का तरीका गलत है ना। तो कभी भी हमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास में है मानक उपसर्ग यानी कि स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। सबसे पहले बात हम ये करें कि भाई प्रीफिक्स है, स्टैंडर्ड है, मानक है, तो प्रीफिक्स है क्या, यानी कि उपसर्ग है क्या। तो हिंदी व्याकरण में हमारे पास में 2 शब्द आता है, एक उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय। यानी कि वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, और वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं उपसर्ग के बारे में, यानी कि ये किसी शब्द के क्या लगेंगे, पहले लगेंगे, है ना जी। तो हमारे पास में आता है कि मानक जब उपसर्ग होते हैं तो मानक उपसर्ग का मतलब क्या, जब किसी मूल मात्रक को जब हम एसआई पद्धति में लिखते हैं तो हम देखते हैं क्या कि उनको लिखने के दौरान में जब संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमरल्स वैल्यू में जब लिखते हैं तब उनके मान में या तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि वे बहुत बड़े हो जाते हैं, और नहीं तो बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इन सभी के लिए जो है हम लोगों ने मानक उपसर्ग का प्रयोग किया। जैसे आप देख रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.1 गुने 10 का पावर -31 kg, 10 to the power -31 माइनस में है साहब, मतलब 1 बटा में 1 पर 31 को 0। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना छोटा मान होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर पृथ्वी का द्रव्यमान आ गया। पृथ्वी जो है बड़ी जो है जिस पर हम लोग रहते हैं, जब इसका द्रव्यमान देखते हैं तो 6 गुने 10 का पावर 24 है, प्लस में है।
तो सोचिए कि 6 पर जो है 10 मतलब 24 जीरो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो है 1 बटा में है, और यहाँ पर क्या है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है साहब 24 बार। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच में कितना द्रव्यमान का अंतर है, यानी कि इनके मात्रा का अंतर है। तो अब हमारे पास में आता है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुने 10⁶ मीटर, ठीक है, और 1 AMU बराबर 1.66 गुने 10⁻27। देखेंगे यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर क्या है माइनस में है। अब यहाँ पर एक चर्चा, एक नया सब्जेक्ट हमारे लिए है कि 1 AMU है। तो 1 AMU का अर्थ समझ ले पहले। तो हमारे पास में आता है कि AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। अब हमारे पास जब हम मानक उपसर्ग को देखते हैं तो इसी को हम लोग 10 के घात के रूप में भी पढ़ते हैं। जैसे 10⁻18 इसको बोलते हैं एक्सा संकेतबद्ध। हम लोग जानते हैं, हम लोग इसके पीछे, हम लोग इस वीडियो में पीछे अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि संकेतबद्ध करना हो और सिर्फ सिंगल वर्ड लेटर में लिखना हो तो हम लोग कैपिटल लेटर को लिखते हैं। यदि पूरा लिखना है EXA तो छोटा में लिखते हैं, ई छोटा x छोटा a। समझ में है क्या? तो 10 का पावर यदि 18 हो, ध्यान रखिएगा सब, यहाँ पर है प्लस, माइनस नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 का पावर -18 है, अभी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 10 का पावर 18 को एक्सा बोलते हैं, 10 का पावर 15 को पेटा बोलते हैं, 10 का पावर 12 को टेरा बोलते हैं, 10 का पावर 9 को जीगा मतलब कैपिटल जी है ना, 10 का पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 का पावर 3 को किलो, 10 का पावर 2 को हेक्टो, 10 का पावर 1 को डेका। कुछ ये जो आंकड़ा यानी कि 10 के घात में जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या कुछ याद आता है क्या? बचपन की दुनिया को याद कीजिए साहब। जब आप प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर साहब कहते थे ए याद करो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मास्टर साहब पीट पीट के रटवाते थे, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। देख रहे होंगे, रहा है हेक्टो आ रहा है, किलो आ रहा है ना जी। तो 3 मात्रक तो आपके बचपन के पढ़े हुए हैं। इसी का जो जब एडवांस फॉर्म जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, तो 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12, 10 का पावर 15, 10 का पावर 18, आप इस मान को पढ़ लेते हैं आप 9th क्लास में, तो आपका ISC तक का काम हो जाता है। यही नहीं, जब आप 9th क्लास पढ़ते हो आप साहब, तो विज्ञान से संबंधित जब आपका एग्जाम होता है SSC का, SSC GD का, SSC मैं सिर्फ GD के लिए बात नहीं कर रहा हूं, SSC CGL है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, रेलवे, इन सब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम के लिए ये सभी सुपर MBA क्वेश्चन है। यहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि बताओ कि एक पेटा में क्या होगा, एक पेटा बराबर डॉट 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 डॉट, है ना। ऑप्शन दिया रहेगा 10 का पावर 15, 10 का पावर 12, 10 का पावर -15, 10 का पावर 9। साहब जो 9th क्लास पढ़ा रहता है वो 10 का पावर 15 ठोक के आता है, और जो लोग नहीं पढ़े होते हैं बुढ़ापा में पढ़ते हैं इस चीज को। तो आप लोग अभी से इन सब चीजों का खास ध्यान रखें। अब हम लोग के बीच में है क्या, 10 के घात में माइनस वाले मानक मान को हम लोग देखते हैं जरा, ठीक है। जो मानक उपसर्ग है, 10 का पावर -1 रहे तो उसको डेसी कहते हैं, डी। 10 का पावर -2 रहे तो सेंटी, सी। का पावर -3 रहे तो मिली, एम। 10 का पावर -6 रहे तो माइक्रो, म्यू। 10 का पावर -9 रहे तो नैनो, एन। नैनो को आप लोग याद भी रख सकते हैं, टाटा नैनो ने, टाटा की कार ने नैनो कार एक लॉन्च किया था, ठीक है ना। तो नैनो का मतलब क्या, 10 का पावर -9, ये सभी मीटर में है ना। 10 का पावर -12 पिको, पी। 10 का पावर -15 फेम्टो, एफ। 10 का पावर -18 अट्टो, ए। तो देखिए कैसे याद करेंगे, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, अट्टो। देखिए डेसी सेंटी मिली, यहां तक तो ठीक है, डेसी सेंटी। अब मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, अट्टो, यानी कि 3 का अंतर है, सब माइनस में बढ़ रहा है साहब, ठीक है। अब हमारे पास में देखेंगे इसी प्रकार के कुछ मानक हमारे पर में मानक, इसी प्रकार के हमारे पास में कुछ मानक और वैल्यूज हैं, इनको देखेंगे जरा। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है भाई, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब प्रश्न आया क्या, 1 इंच में ना 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो अगर 12 इंच, तो 12 इंच को ऐसे 2.54 2.54 12 बार लेंगे तो 12 इंच बनेगा। तो 12 इंच में 1 फुट होता है, ठीक है। अब उसके बाद में 3 फुट में 1 गज होता है। हम अभी आजकल देखिए जब हम शहरों में बस रहे हैं
तो शहरों में जमीन अब जो है ना गज के हिसाब से मिल रहे हैं, है ना। दिल्ली लीजिए, एनसीआर में या अलग अलग जगह, जब मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप जाएंगे तो वहां पर गज से मिलता है जमीन, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि 3 फुट बराबर 1 गज। तो प्रश्न होता है ना कि 1 गज में कितना फुट होता है, तो 3 फुट। 1 गज में कितना फुट होता है, तो 3 फुट होता है। अब 1760 गज में 1 मील होता है। इसी प्रकार जो है 1 कैलोरी जो है उष्मा की मात्रा, उष्मा का मात्रक है, ठीक है ना। तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ हमारे पास में और व्यवहारिक मात्रक हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। 1 पौंड बराबर 0.4536 केजी। 1 पौंड मतलब 1 केजी के बराबर नहीं होता है। 1 पौंड जो है आधा केजी के बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। 1 पौंड जो है आधा केजी के बराबर नहीं होता है साहब, याद कीजिए। मैंने अभी जस्ट इसके पीछे जो है क्लास में पढ़ाया था, कौन सा अन्य व्यवहारिक मात्रक में सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, जो ब्रिटिश प्रणाली थी साहब। तो पी मतलब पौंड, है ना जी। तो जब पौंड के बारे में चर्चा किया जा रहा है तो 1 पौंड का जो मान है वो हमारे यहाँ का जो 1 केजी है उसके बराबर भी नहीं, यानी कि आधा केजी से भी कम है। इसी प्रकार 1 एंगस्ट्रॉम को 1 का पावर डिग्री के रूप में लिखते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा हम लोग नक्षत्र विज्ञान में और रसायन शास्त्र में करते हैं। इसके बाद में 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। अब प्रश्न आता है कि कैरेट शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो जब हम सोने का अंगूठी और रिंग वगैरह बनाने के लिए जाते हैं तो वहां पर पूछते हैं कि कितने कैरेट का सोना इसमें लगा हुआ है। नहीं, तो कहता है क्या कि भाई 1 कैरेट है, 10 कैरेट है, 12 कैरेट है, 14 कैरेट है ना जी। तो कैरेट जो है वो सोना का जो है एक मानक है। 16 कैरेट का जो सोना होता है उसको 100% शुद्ध कहा गया है, और 100% शुद्ध सोने से अंगूठी को नहीं बनाया जाता है। समझ में है क्या। तो 1 कैरेट में 0.2 ग्राम, क्लियर है। अब आता है कि 1 क्विंटल। अच्छा एक बात बताइए कि 0.2 ग्राम है, ठीक है ना। अगर 10 ग्राम का करना हो तो क्या होगा, आप लोग कैलकुलेशन करके मुझे बताएंगे, ठीक है। अब अगला आता है क्या कि 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। अब यहां पर 1 पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल तो दाब का मात्रक है, ठीक है। दाब बराबर, दाब जानते हैं ना आप लोग, दाब किसी के ऊपर प्रेशर। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग चारों तरफ से वायुमंडल से घिरे हुए हैं, तो यह क्या है, एक दाब है, वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर है ना जी। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, तो क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर और बल के लिए न्यूटन। तो 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि m−2 के बराबर होता है। अभी मैंने परिभाषा से आपको क्लियर किया कि 1 पास्कल को जब न्यूटन मीटर स्क्वायर में बदलना होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, तो कैसे बदलेंगे, समझ में क्या। ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक क्षेत्रफल है, उसके ऊपर जो एक प्रेशर लग रहा है उसी को कहते हैं दाब। तो दाब के लिए हम लोग जो बल लग रहा है उसके लिए हम लोग न्यूटन का इस्तेमाल करेंगे, और क्षेत्रफल है तो लंबाई गुने चौड़ाई, मीटर गुने मीटर दूरी के लिए तो मीटर स्क्वायर। समझ में आया सभी को क्या। 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। तो 1 एचपी का मतलब क्या, हॉर्स पावर। इसको हिंदी में अश्व शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि 1 एचपी, आप लोग देखते होंगे कि पानी पटाने के लिए जो मोटर पंप होता है, हम लोग पूछते हैं कि कितने एचपी का है ना जी। तो वो उसकी शक्ति को बतलाता है कि वो कितना उसमें पावर है, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष, कुछ बच्चे यहां पर गलती कर बैठते हैं कि प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश का मात्रक है। नहीं साहब, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, ठीक है। लंबी दूरियों का के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लेते हैं सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है ना, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने में जो समय लगता है, चाहे जितना दूरी तय करती है ना, उस दूरी को प्रकाश वर्ष के रूप में दिखलाते हैं साहब। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। इसी प्रकाश वर्ष के आगे की एक और राशि है जिसको हम लोग पारसेक में दिखलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पारसेक निम्नलिखित में से किसकी राशि है, तो इसका आंसर क्या होगा, दूरी का। तो 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यदि हम बात करें
कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, एक पारसेक में कितना मीटर होता है, तो 3.26 गुने 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एक पारसेक में मीटर का संबंध ज्ञात हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।